तो आप लोगों में से कौन कौन मछली पालन कर रहे हैं? बस एक ही लोग हैं? अच्छा, बस एक ही लोग हैं? अच्छा, तो आप लोग मछली पालन करेंगे कि बस घूम के चले जाएंगे? नो सर, करना है सर। वो करिएगा, वो तो भारत सरकार का भी रिकमेंडेशन है, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने भी ये वाली बात बोली होगी कि जो भी खेती करते हैं यदि उनके यहाँ 1/3 एरिया में तालाब हो तो बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाता है, बहुत सारी समस्याओं का। और एक अभी रिसेंट अभी कल कहीं भूकंप आया था। हाँ, बिहार में पता चला? बिहार में जब आया था। अच्छा, वो तो तिब्बत में है और सेंटर पॉइंट तिब्बत में था। काठमांडू में आया था 7.1, तो उसका असर आ गया था बिहार। तिब्बत है, काठमांडू नहीं है। नहीं, काठमांडू में भी आया था। कब? नेपाल का ले आए कल ही सेंटर था तो 46 वो तिब्बत का एक्सटेंशन से ही आया था पूरा। हाँ तो तिब्बत है ना। नहीं, मतलब काठमांडू में भी आया था, न्यूज़ में सेंटर देखा पॉइंट था। तिब्बत है। सेंटर पॉइंट सर बोल हैं। हाँ, सेंटर। तो जैसे जहाँ पे तालाब होते हैं अर्थक्वेक का इम्पैक्ट ना 70% कम हो जाता है जहाँ पे तालाब होते हैं। तो एक भी ये तो अभी रिसेंट का है, 2-3 महीने पहले ही इसका पब्लिकेशन आया है। कई जगह का डेटा देखा गया होगा, मतलब इम्पैक्ट का देखा होगा कि कहाँ असर कम है। तो वो बहुत अच्छे जर्नल में पब्लिश होता है, किसी का रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है तो उसमें है कि आर्थिक का इम्पैक्ट जहाँ तालाब होते हैं वहाँ 70-80% कम हो जाता है। ऐसे एक ही फायदा है। फिर उसके बाद वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिट्टी की अच्छी हो जाती है। बहुत दिनों तक बारिश नहीं होगी तभी भी जो कृषि की फसलें हैं उनको पानी की कमी से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का हो गया। फिर जो कृषि की फसलों में रोग लगते हैं वो समस्या का भी निदान हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर रोग फैलाने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनकी शुरू की अवस्था पानी में होती है। तो पानी में मछलियां होती हैं तो उनके लार्वी और छोटे छोटे एग्स होते हैं उनको खा जाती हैं, तो वो कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे फायदे होते हैं। तो सभी को एक तालाब तो बनाना ही चाहिए। और मछली तो बहुत सारे उसमें पोषक तत्व होते हैं, उसका बहुत सारा मेडिसिनल वैल्यू है। जैसे कोई फिश नहीं खाते हैं, मैं भी नहीं खाता, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारी मेडिसिन में फिश के ऑयल यूज होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड ये सब यूज होते हैं। विशेष रूप से जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनकी मेडिसिन में तो होता ही होता है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली जरूर मछली का सदुपयोग करते होंगे लोग। और मछलियाँ ना हमारे वातावरण के लिए ना बहुत ज़्यादा काम करती हैं, बहुत ज़्यादा। जितनी भी उनकी कीमत हो 1000-1200 रुपये, हिल्सा का मैंने सुना है कि 1200-1400 रुपये केजी मिलती है जो बांग्लादेश वाली है। तो 1400 रुपये भी ना उसका दाम कम है, पैसा कम है। उसको तो 14,000 कर दिया जाए तभी भी कम है। मछली इतना काम करती है हमारे लिए, पानी को शुद्ध करके रखती है, वातावरण को शुद्ध करके रखती है। जैसे हम सोचते हैं कि हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन है केवल बाहर के पेड़ पौधों से हो रही है, उससे केवल नहीं हो रही है। असली तो पानी में पैदा होने वाले जो एल्गी हैं, पादप प्लवक हैं, उनसे ऑक्सीजन 85% बनती है। बाकी ये सब पौधे तो 15% ही ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इस तरह से तालाब का कितना महत्व है गिनाए नहीं गिनाया जा सकता। ठीक है, तो आप लोग भी जरूर एक तालाब तो बनाइएगा ही। मछली पालन नहीं करने का मन होगा तो कमल ही उगाइएगा, तो इससे बहुत फायदे होंगे। ठीक है, ठीक है सर। आपके खेती का खर्चा बच जाएगा। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड क्या क्या यूज करते होंगे, खाद वगैरह का खर्चा बच जाएगा। मछली के तालाब का पानी से सिंचाई करेंगे तो अलग से आपको खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे अनेकों फायदे हैं। बाकी हम लोग जल और मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण होता है जल और मिट्टी की गुणवत्ता। सब कुछ अच्छा है। मछली के जो 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं, ब्रीड, सीड और फीड। ब्रीड मतलब प्रजाति और उसके प्रजनक भी, मतलब अच्छी प्रजाति का चयन होना और उसके अच्छे प्रजनक। और ब्रीड हो गया। फिर सीड, मछली का बीज, अच्छी क्वालिटी का बीज होना चाहिए। और उसके बाद फीड, अच्छा आहार।
तो 3 मुख्य स्तंभ हैं, लेकिन 3 अच्छा कर दिए और पानी की गुणवत्ता और मिट्टी की गुणवत्ता पे ध्यान नहीं दिए तो आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, कभी भी नुकसान हो सकता है। और मिट्टी और जल की गुणवत्ता पे आप ध्यान रखें तो फायदा तो होगा ही, मछली के जो उत्पादन में खर्चा है वो कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो वो बड़ी बात है। मछली को बीमार करके दवा डालना वो कोई बहुत बुद्धिमत्ता की बात नहीं है कि बीमार होने के बाद हम दवा का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे तो खर्चा ही बढ़ेगा और मछली का वो जो ग्रोथ है ना वो भी कम हो जाएगी। लेकिन यदि वातावरण सही रहता है तो मछली यदि बीमार नहीं रहेगी, तनाव मुक्त रहेगी तो बीमार नहीं होगी, और जब तनाव मुक्त रहेगी तो अच्छा भोजन खाएगी, फिर उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, है ना। तो इसलिए जल और मिट्टी की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। इसी विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और हमारे पास इससे संबंधित एक प्रेजेंटेशन है तो साथ में लेके चलते हैं और आपके साथ डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। मैंने अपने बारे में बता दिया, यही हमारा कॉलेज है और यहीं पे आपके साथ रहेंगे। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा मत्स्य उत्पादन अच्छा हो तो जल की गुणवत्ता को अच्छा करके रखना होगा, इसका विशेष महत्व होता है। पानी में ऑक्सीजन अच्छी होनी चाहिए, मछलियाँ सब कुछ पानी से लेती हैं, ऑक्सीजन पानी से लेती हैं, जो पानी पीने का है वैसे मछली बहुत कम पानी पीती है। और एक ये भी महत्वपूर्ण बात, जैसे गेहूं या चावल के धान के उत्पादन में जितना पानी का खर्चा होता है ना, मछली के उत्पादन में उससे आधा भी नहीं होता। और हम लोग सोचते हैं कि मछली को बहुत पानी चाहिए, एक बार पानी भर दीजिए 1 मीटर के करीब पानी, तो पूरे साल भर पे 1 मीटर की और आवश्यकता होती है। 1 क्यूबिक मीटर में मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा, उसमें 1000 लीटर पानी आता है। तो मछली को पूरे साल भर 1000 लीटर पानी चाहिए। और गेहूं के उत्पादन के लिए साइंटिस्ट बोलते हैं कि 2000 से 3000 लीटर पानी चाहिए 1 किलोग्राम गेहूं उत्पादन के लिए, 5000 से 6000 लीटर धान के उत्पादन के लिए पानी चाहिए। और मछली को तो केवल 1000 लीटर पानी चाहिए पूरे साल भर में। तो मछली को पानी की आवश्यकता कम है, और कहा भी गया है मछली जल में रहती प्यासी, उसको तो ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, बस एक माध्यम है सब कुछ लेने का। तो मछली पानी से ऑक्सीजन लेती है, मछली पानी से अपना भोजन लेती है, प्राकृतिक भोजन उसमें उपलब्ध है तो उसको खाती है। तो जो कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है पानी में घुले रहते हैं तो उसे मछली ले लेती है, और जो थोड़ा बहुत भोजन के साथ पानी जाता होगा पीने के काम वही आता है। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों पदार्थ पानी में ही उपलब्ध हैं, वो मछलियों को वहां से मिल जाते हैं, तो इसलिए उसकी गुणवत्ता तो महत्वपूर्ण है ही। तो ऑक्सीजन मछलियों को मिलती है, और प्राकृतिक भोजन का भी ये अच्छा माध्यम है। माध्यम अच्छा, जल की अच्छी गुणवत्ता उसकी तली मिट्टी की गुणवत्ता होती है। तो अच्छी मिट्टी वाले जगह पर ही तालाब बनाना चाहिए। बहुत खराब मिट्टी है और आप सोच रहे हैं हम तालाब बना करके वहाँ उत्पादन करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मछली के उत्पादन में अन्य कृषि फसलों की तुलना में कई गुना ज़्यादा इनकम होती है। 5 से 10 गुना तक हम लोग का जो एस्टिमेशन है, 5 से 10 गुना ज़्यादा इनकम होती है। जैसे 1 एकड़ तालाब, 1 एकड़ जल क्षेत्र कह रहा हूँ, ऐसे जमीन से आप लोग क्या मेन क्रॉप क्या उगाते हैं मुंगेर में? धान। 1 एकड़ में कितना धान हो जाता है? 20 कुंटल। हाँ 20 कुंटल।
20 कुंटल धान हो जाएगा। और उसमें तो कितना फायदा हो जाएगा? धान कितने का हो जाएगा? 40,000 का। नेट इनकम कितने? सर जी 20 से 25 आप इधर बैठिए, ठीक हो गया। आप इधर बैठिए। नहीं गलती करूँ नहीं हमरा झलक रहा है, पानिया को नहीं झलक। ओके आपको यहाँ बोलना क्या पड़ा? वो इनको दिखाई नहीं पड़ रहा हो। वो ना बोले हाँ। ओ अच्छा अच्छा ठीक। वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है सर। अच्छा आप जो बोल रहे हैं अरे तो उसमें वहाँ पर से होगा नहीं, कैच नहीं करेगा इसीलिए। अच्छा रिगार्डिंग कर जी चलिए, तो इसी का जमाना है। हाँ, तो 1 एकड़ से 20 से 25,000 रुपए का नेट इनकम होती है ना? और मछली से 1 एकड़ के तालाब से एक दिन मैं इसका इकोनॉमिक्स भी कैलकुलेट करवाऊंगा, बजट कितना खर्चा होता है और कितना इनकम होती है। तो लगभग 1 एकड़ तालाब से 30 कुंटल मछली का उत्पादन तो होता ही है 1 एकड़ में सर। हाँ, वैसे 40 कुंटल तक होना चाहिए, लेकिन 30 कुंटल तक हम लोग कर लेते हैं। 30 कुंटल मछली का उत्पादन हो जाता है और 1 किलोग्राम मछली के उत्पादन में लगभग 80 रुपए का खर्चा आता है। और हमारे यहाँ तो 175 रुपए केजी मछली का रेट है। तो उस हिसाब से 30 कुंटल मछली सेल करने में 95 रुपए हुए। कितना हुआ? 80 95 ना? 95 रुपीज गुड़े 3,000 से गुड़ा करिए जरा। 95 गुड़े 3,000 करिए। 2,50,000। 1 एकड़ से अभी आपने बताया ना, धान में 20,000 25,000 रुपए का फायदा हो रहा है और मछली से 2,85,000। तो कितना गुना ज्यादा हो गया? तो इसलिए बहुत खराब जमीन में मछली के तालाब बनाने की आवश्यकता नहीं है। जितना अच्छा तालाब होगा, जितनी अच्छी मिट्टी का तालाब होगा, उतना अच्छा उत्पादन होगा। तो इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया। ठीक है, पहले बोलो साइलेंट करने के लिए। फोन साइलेंट। तल की मिट्टी की गुणवत्ता पे तालाब के जल की गुणवत्ता निर्भर करती है। उपयुक्त जल की गुणवत्ता से प्राकृतिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। तो अच्छा जल होगा, अच्छे पोषक तत्व होंगे मिट्टी में, तो प्राकृतिक भोजन प्रचुर मात्रा में बनेगा। तो उसे फीड का रिक्वायरमेंट, मछली को जो बाहर से आहार देते हैं, जो दूसरे वाले मत्स्य पालक हैं आ गए, बस आप ही अकेले सर आ गए। कहाँ है? वो पीछे वाले था ही नहीं है। अरे वो कौन है? तो अरे वो कौन है? पता नहीं। हाँ, फीड की रिक्वायरमेंट जो बाहर से लोग फीड देते हैं वो काफी कॉस्टली होता है। 50 रुपए केजी शायद मिलता है जो अच्छी कंपनी का आप फीड खरीदते हैं। तो उसका रिक्वायरमेंट जितना डेली, जैसे 10 केजी फीड खिला रहे हैं तो 2 केजी भी बचा लें तो पूरे साल में 2 केजी गुड़े 300 दिन करें तो कितना हो जाएगा? 6 कुंटल आप फीड बचा लेंगे। और 6 कुंटल फीड का 5,000 के हिसाब से 30,000 रुपये हुआ। तो इस तरह से अच्छा नेचुरल फूड उपलब्ध करा करके आप इतना पैसा बचा सकते हैं। ये सब उदाहरण है, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, और नहीं ठीक से किया तो कम भी हो जाएगा। तो तालाब की जल तथा मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, उसी से जो मछलियों को प्राकृतिक भोजन जिसे प्लावक कहते हैं की उपलब्धता नियंत्रित होती है। तालाब में निरंतर रूप से कार्बनिक पदार्थ जमा होते रहते हैं, जहाँ मछलियों को फीड खिलाते हैं, और चाहे कुछ ऐसे प्राकृतिक भोजन जो मछलियाँ नहीं खाती हैं उनका लाइफ 1-2 दिन ही होता है, तो उसके बाद वो उनकी डेथ हो जाएगी, फिर सेटल हो जाएंगे नीचे। तो इस तरह से कार्बनिक लोड बढ़ता है, ऑर्गेनिक लोड बढ़ता है। तो ऑर्गेनिक लोड बढ़ने से वैसे थोड़ा कार्बन की मात्रा तो ठीक ठाक होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाएगी तो तालाब की गुणवत्ता
प्रभावित होती है, कम होने लगती है, तालाब एसिडिक होने लगता है। तो जो मिट्टी की न्यूट्रिएंट रिलीजिंग कैपेसिटी है, जो पोषक तत्वों को पानी में घुलाने की जो उसकी क्षमता है वो कम होने लगती है, तो उसकी उत्पादकता कम होती है। तो ऑर्गेनिक लोड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनिक लोड तो आपका प्रबंधन ऐसे होना चाहिए कि जो भी भोजन वहाँ पे उपलब्ध हो रहा है, मछलियाँ उसका सही ढंग से उपयोग करें। ठीक है, तो ऐसे मछलियों का संचय होना चाहिए। जैसे तालाबों में ना पादप प्लवक सबसे ज्यादा होते हैं, फिर दूसरे नंबर पे जंतु प्लवक। तो पादप प्लवक खाने वाली मछली है सिल्वर कार्प, और सिल्वर कार्प लोग ज्यादा स्टॉक नहीं करते, कहते हैं मार्केट में रेट नहीं है। मार्केट में इतना भी खराब रेट नहीं है। और हमारे यहाँ के जो यहाँ पे काम करते हैं फार्मर्स, वो लोग कहते हैं, फार्मर्स के फिशरमैन, वो लोग कहते हैं ना कि सबसे टेस्टी तो हम लोग को सिल्वर कार्प लगती है। यदि वो बड़ी हो जाए, 1 केजी 1.5 केजी की हो जाए, तो अलग तरह का मीठा स्वाद होता है, तो उन लोगों को सबसे ज्यादा वही पसंद है। तो सिल्वर कार्प पानी की गुणवत्ता को नियंत्रित करने में उसका बहुत आवश्यकता है। इसलिए से महंगा ग्लास कप अलग होते हैं, सिल्वर कप अलग। हाँ, सिल्वर कार्प पादप प्लवक जो हमारी आंख से नहीं दिखाई देते, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उनको खाती है। ग्रास का बड़े बड़े पौधे जो मैक्रोफाइट्स, उनको खाती है। तो सिल्वर कार्प डालना चाहिए। फिर और सबसे ज्यादा पादप प्लवक होते हैं, उसकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए, 20%। जितना भी आप मछली का संचय कर रहे हैं उसका 20% सिल्वर कार्प, 20% रोहू डालना चाहिए, और 20% कॉमन कार्प डालना चाहिए। फिर 10% ग्रास कार्प डालना चाहिए, फिर 15% कतला डालना चाहिए, और फिर 15% नैन डालना चाहिए। यदि इस तरह से अपने तालाब में आप मछलियों का संचय करते हैं तो जल्दी पानी की गुणवत्ता खराब नहीं होने वाली है। सब कुछ मछली सब चाहिए। तो सर एक ही तालाब में ये सारी मछलियाँ की नस्ल मिक्स करके डालूंगा? हाँ, मिक्स करके ही डालना चाहिए, क्योंकि सबका फीडिंग हैबिट अलग एक बार सर रिपीट कर दिया जाएगा। एक दूसरे को हेल्प करती हैं, सर एक बार रिपीट कर दिया जाएगा। 20% सिल्वर कार्प, 20% सिल्वर कार्प, 20% रोहू और 20% कॉमन कार्प, तीनों को 20%। उसके बाद दो मछलियों को 15%। उसमें एक तो नैन है और एक कतला है। कतला और नैन को 15%, और ग्रास कार्प को 10%। कतला ग्रास कार्प काफी तेज बढ़ती है। एक तालाब में 100 ग्राम के साइज की ग्रास कार्प थी, और दूसरे तालाब में मैक्रोफाइट्स खूब ज्यादा थे, एक्वेटिक मीट जो पानी में पैदा होते हैं। 20% सिल्वर, 20% रेहू, फिर हम लोग 4 महीने बाद 100 ग्राम का स्टॉक करके 4 महीने बाद देखे 20% तो रेहू। 2-2 केजी की हो गई थी 4 महीने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रास कार्प बहुत तेज बढ़ती है ना। तो हम लोग ने एक टेक्नोलॉजी, आप बीच में बोल रहे हैं ना तो डिस्टर्ब हो जा रहा है, उधर वालों को भी कर रहे हैं, मेरे को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप ज्यादा बीच में मत बोलिए प्लीज। आप पहले आप अपने प्रश्न जो भी है आप पूछ लीजिए, मुझे डिस्टर्ब हो जा रहा है। वही लिखा है सर, ग्रास कप सिल्वर कप है, ग्रास कप मछली सर। हाँ पूरा जिसमें घास मतलब किनारा रहेगा तभी न रहेगा उसमें। हाँ, नहीं तो बाहर से भी डाल सकते हैं, बाहर से घास डाल। हाँ, तो मैं उसी का एक उदाहरण बता रहा था ना आपको। एक ना टेक्नोलॉजी है 80-20 टेक्नोलॉजी, उसमें 80%, जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जिस मछली का मार्केट में डिमांड ज्यादा हो उसको 80% संचय करें, और 20% जो दूसरी सर्विस फिशेज हैं उनका संचय करें। तो जहाँ भी एक्सपेरिमेंट किया था, रोहू का काफी डिमांड था, वैसे हम लोग के भी होता है, तो रोहू का ज्यादा डिमांड था, तो 80% रोहू संचय किया गया। मैं अभी 20% आपको बता रहा हूँ, और 20% दूसरी मछली को किया गया। तो उसमें उत्पादन अच्छा हुआ और फायदा भी बहुत हुआ। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना 80-20 टेक्नोलॉजी ग्रास कार्प के साथ लगाते हैं। 80% ग्रास कार्प डालेंगे और 20% दूसरी जो सर्विस फिशेज हैं जो सहायता करती हैं उन मछलियों को डालेंगे। तो हम लोगों का ये वाला एक्सपेरिमेंट ना फेल हो गया, अच्छा उत्पादन नहीं हुआ। तो ग्रास कार्प, तो फिर ये रिकमेंडेशन है कि ग्रास कार्प को 10% से ज्यादा नहीं डालना चाहिए। ज्यादा ग्रास कार्प डालने से जो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनमें भी ज्यादा ग्रास कार्प डालने का रिकमेंडेशन हम लोग नहीं करते हैं।
जानते हैं क्यों? जैसे एक्वेटिक वीड्स खूब ज्यादा हो गए तो कोई कह देगा ना, वो जो ज्यादा जैसे चलिए वो उदाहरण नहीं होगा, जो ज्यादा ठीक से नहीं जानता होगा वही बोल देगा कि नहीं ग्रास कार्प डाल दो। ग्रास कार्प डाल देंगे तो एक्वेटिक वीड्स खूब खाएगी, अपने वजन का 2 गुना खा लेती है और वो ज्यादा पचा नहीं पाती है। मछलियों में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स 9 के बराबर हैं, तो भले वो खा लेती है तो उसे उतनी ऊर्जा नहीं ले पाती, लेकिन एक्सक्रीटरी मैटर तो प्रोड्यूस होगा, तो वो प्रोड्यूस होगा और बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रास कार्प ने एक्वेटिक वीड तो कंट्रोल किया, लेकिन ऑर्गेनिक लोड बढ़ा दिया, पॉल्यूशन कर दिया, वहां पे पॉल्यूशन कर दिया, फिर दूसरी समस्या हो जाएगी। इसलिए बहुत ज्यादा संख्या में ग्रास कार्प का डालने का रेपुटेशन नहीं है। बीट बढ़ जाते हैं जाते देने के बाद। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। जिस तालाब में सर मतलब पूरा घास मतलब गर्मी उर्मी का अंदर तल में होता है, हाँ। वैसा अगर पूरा तालाब में है तब तो तालाब में है तो आप ग्रास कार्प डाल के उसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो हो तो जाएगा, लेकिन प्रदूषण हो जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा करके करिए, उसे निकालते रहिए धीरे धीरे उसे कंट्रोल। हाँ, पहले फिजिकली उसको निकालना पड़ेगा, मैनुअली निकालवाइए और जो थोड़ा बहुत बच गया उससे ही ग्रास कार्प कंट्रोल करिए। बहुत ज्यादा संख्या में डालने से फायदा नहीं, नुकसान होगा। तो मछलियों के प्राकृतिक भोजन की उपलब्धता हेतु समय समय पर तालाब में चूना, खाद ये सब भी डालते रहना चाहिए। तालाब निरंतर रूप से कार्बनिक पदार्थ जमा होने से जल की और मृदा के गुणों में परिवर्तन होते रहते हैं, थोड़े खराब होते हैं, तो इसलिए बीच बीच में चूना डालना आवश्यक है, उससे मिनरलाइजेशन होता है। और ऑर्गेनिक लोड कम करने के लिए एक और उपाय है, जैसे हम लोग 2 इधर की लेक है ना, उस पे काम किए हैं। हाँ, हेलो। उसे बहुत ज्यादा समस्या थी, तो उसमें बॉटम पे तल पे ऑक्सीजन 9 के बराबर 0 हो जाती थी, लेकिन वहां पे ना एरेशन डिस्क लगा दिया है, बॉटम पे एरेशन डिस्क, ऑक्सीजन बॉटम पे पहुंचा दिया है। तो उससे क्या फायदा होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर वहां पे जमा होता है तो उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, डिकम्पोजिशन होकर फिर वो मिनरल्स रिलीज होते हैं, फिर तालाब चाहे जल उत्पादक हो जाता है। तो एरेशन करना है तो बॉटम पे करना चाहिए, तल पे एरेशन डिस्क लगा के, उससे बहुत फायदा है। उसके लिए तो इलेक्ट्रिक चाहिए, हैं? इलेक्ट्रिक चाहिए। हाँ, बिजली चाहिए, नहीं तो सोलर पैनल लगा दीजिए उसी के ऊपर। तो पाइप के द्वारा होगा सर, हैं? पाइप के द्वारा, पाइप के द्वारा उसका मिलता है गोल जैसा, उसमें जाता है वो। नहीं, गोल जैसे नहीं, वो हाँ, वो तो कहीं बंद पे लगा दिया जाएगा, वो जो उसका मशीन है कंप्रेसर, हाँ। वो बंद पे रहेगा, तो उसको सोलर से चलाइए, सोलर पैनल लगा के। कोई जरूरी नहीं है कि वो हर चीज के लिए बिजली की जरूरत है, अब तो सोलर से सब काम हो जा रहे हैं, तो सोलर पैनल लगा दीजिए, मोटर चलेगी। और जनरली जो एरेशन का काम करना चाहिए ना, रात को करना चाहिए, दिन में ऑक्सीजन की बहुत कमी नहीं रहती है, दिन में तो ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में रहती है। मौसम खराब होगा तब तो अलग बात है, जैसे आज मौसम खराब है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, तो ऐसे में चला सकते हैं। अन्यथा जब धूप हो रही है तो कभी भी एरेशन का काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन बढ़ाने की जगह आप ऑक्सीजन घटाएंगे, उल्टा उसका डिफ्यूजन होगा, निकल जाएगा। हाँ, पानी से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जाएगी, तो रात को एरेशन करना चाहिए। ये सब कुछ पानी के गुण हैं, विशेष रूप से इनको मॉनिटर करना चाहिए। और इनका रेंज भी लिखा हुआ है, जैसे ये भी जानना जरूरी है ना कि हमारा कितना बॉडी टेम्परेचर होता है, हमारा ब्लड प्रेशर कितना होता है, हमारा वो क्या लीवर फंक्शन टेस्ट में एचजीओपीटी या हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो ये सब हम अपने बारे में जानते हैं। ऐसे मछली के तालाब के गुणों के बारे में भी जानना चाहिए, उसका रेंज कितना है। तो इसमें जैसे वो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, पूरी लंबी ठोस मतलब टोटल सस्पेंडेड सॉलिड वो 25 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होना चाहिए। पानी का तापमान 24 से 30 डिग्री के करीब अच्छा होता है। वैसे 20 से 31 डिग्री के बीच में मछलियों को दिक्कत नहीं होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 20 से 20 डिग्री से कम होगा टेम्परेचर तो प्रॉब्लम शुरू, 31 से ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम शुरू। फिर ऐसे पीएच 6.5 से 9 के बीच में होना चाहिए। घुलित ऑक्सीजन 5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक होनी चाहिए सैचुरेशन लेवल तक। कार्बन डाइऑक्साइड 20 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम, नाइट्रेट 0.2 से 10.5 मिलीग्राम,
नाइट्राइट 10.02 मिलीग्राम प्रति लीटर, अमोनिया 10.02 से 10.05 के करीब होनी चाहिए, फास्फेट और कुल क्षारकता, सिलिका। ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनको मॉनिटर करना चाहिए। और इसकी वैल्यू रेंज से इधर उधर हो रही है तो आपको प्रबंधन कार्य सही से और करना पड़ेगा। इन्हीं के बारे में बात करते हैं। एक लास्ट में जैविक उत्पादकता है। जैविक उत्पादकता मतलब प्लवक, कितने प्लवक हो रहे हैं, तो उसको प्लैंकटन रेट से पानी फिल्टर करके नापा जाता है। 50 लीटर पानी फिल्टर करने पे 1 ml होना चाहिए। 1 ml यदि प्लवक हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके तालाब में प्लवक की मात्रा एकदम सही बन रही है। उससे ज़्यादा हो रहे हैं तो आपने बहुत ज़्यादा खाद उपयोग कर रहे हैं, उससे हो रहा है, और मछलियों का संचय ठीक से नहीं किया है जिससे उनका सही से सदुपयोग नहीं हो रहा है। तो जब समस्या पता चलेगी तो उसका निदान आपको ही करना होगा। उसको जांच सर कैसे करेंगे? जांच करने के लिए किट होते हैं, चाहे अलग अलग छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, तो वो भी रखना चाहिए। और उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज भी हेल्प करता है, स्कीम चलती रहती है। नहीं तो ग्रुप में कोई पीएच मीटर खरीद के रख ले, कोई डीओ मीटर खरीद के रख ले। 5 जो जैसे आप लोगों का पूरा बैच है, अब तो आपको यूनाइट होकर काम करना चाहिए। पहले आप लोग एक दूसरे को जानते थे कि नहीं? नहीं सर, नहीं जानते थे तो अब तो बहुत अच्छी बात है ना। आप सब लोग मिलके 10-10 लोग मिलके ऐसे ग्रुप बना लीजिए, और हर 10 में से हर 10 वाला ग्रुप एक 2-2 इक्विपमेंट चाहे उसके किट खरीद के रखे, और जिसको जरूरत होगी वो वहाँ लेके जाए और टेस्ट कर ले। जैसे पीएच मीटर यूज करते रहे सब लोग, डीओ मीटर सब लोग यूज करते रहे, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहे केमिकल वाली किट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका हम लोग एक बार यहाँ पे प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो प्रैक्टिकल करके भी दिखाया जाएगा। ठीक है, मछलियों को तनाव मुक्त रहने हेतु जलीय वातावरण कारकों का प्रबंधन आवश्यक है। रोगाणु तो हर जगह हैं, यहाँ पे भी है, इस वाले रूम में भी है, बाहर भी है, जहाँ हॉस्टल में रहते हैं वहाँ भी है, मछली तालाब में भी रहते हैं। लेकिन मछलियाँ स्वस्थ हैं तो फिर रोगाणु उनका कोई ज्यादा उनके प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, तो इसलिए उनके बीच में संतुलन आवश्यक है। जलीय वातावरण के कारकों और रोगाणुओं के बीच में भौतिक कारक, रासायनिक कारक और जैविक कारक, यदि इन सब कारकों को, इन फैक्टर्स को अलग अलग किया जाए तो भौतिक, रासायनिक और जैविक कारक के रूप में अलग किया जा सकता है। तो जैविक कारक में जैसे तापमान हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गई, प्रकाश काल। रासायनिक कारकों में घुलित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच, क्षारकता, अमोनिया, नाइट्राइट, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि ये सब है। जैविक कारकों में प्लवक, मछली का घनत्व, कितनी मछली आपने संचय की है, उसके लिए मैंने थोड़ा सा आपको हिंट कर दिया। 1 एकड़ क्षेत्र में 4000 मछली डालने की कैपेसिटी है। 4000 स्क्वायर मीटर में 4000 मछलियाँ, 1 स्क्वायर मीटर में 1 मछली। तो आप 4000 की जगह 10,000 मछली डालेंगे तो प्रॉब्लम होगी। उसके लिए तो संख्या हो गया। फिर अब अलग अलग मछलियों का अनुपात, उसके लिए मैंने बताया था, अनुपात भी महत्वपूर्ण है और संख्या, दोनों महत्वपूर्ण है। तो ये मत्स्य घनत्व और भोजन, मत्स्य आहार, मछलियों को जितना भोजन की आवश्यकता है वो देना जरूरी है, और उनको 2 बार 3 बार भी देना चाहिए। एक ही बार में पूरा भोजन नहीं देना चाहिए। पूरा एक साथ भोजन देने पे जो तेज मछलियाँ होती हैं वो खा लेती हैं, और जो थोड़ी स्लगिश होती हैं, तेज नहीं होती हैं, तो वो उनको भोजन नहीं मिल पाता है अच्छे से। तो फिर क्या होता है, जो तेज मछली है उसकी बढ़वार तो अच्छी हो जाती है और बाकी मछलियाँ छोटी रह जाती हैं। लेकिन उसी फीड को आप 2 बार 3 बार में देंगे तो जो एक बार मछली खा लेगी उसे इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है, और फिर वो दोबारा नहीं खाएगी, फिर दूसरी मछलियों को चांस मिलेगा, उनको भोजन मिलेगा। तो ऐसी यूनिफॉर्म ग्रोथ होगी, बराबर ग्रोथ होगी, बराबर वृद्धि यदि मछलियों की होती है ना, तो उत्पादन बहुत अच्छा होगा। ये बड़ी बात है। ऐसे कुछ मछलियां ज्यादा बढ़ेंगी और बाकी छोटी रह जाएंगी तो उत्पादन ज्यादा नहीं होगा आपका। लेकिन यूनिफॉर्म ग्रोथ होगी, तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं,
फीडिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा करके टाइम से फीड देना है, और जितना भी पूरे दिन भर में फीड देना है उसे एटलीस्ट 2 बार तो देना ही चाहिए। 10 केजी दे रहे हैं तो 5 केजी सुबह, 5 केजी शाम को। सुबह में सूर्योदय के 2 घंटे बाद, शाम को सूर्यास्त से 2 घंटे पहले। ठीक है, देने का नियम क्या होगा सर? हैं? भोजन जैसे छिड़काव करना है या फिर और कोई तरीका? वैसे आप फ्लोटिंग वाला फीड दे रहे हैं जो आजकल मार्केट में मिलता है, तो उसको तो पानी में डाल दीजिए, फ्लोट करता रहेगा, वो खा लेंगी मछलियाँ। और नहीं छिड़काव तो- कर देना है। हाँ, वो तो तैरता रहेगा ना, वो वाला। तैरे जो चलता है। और बाकी जैसे डूबने वाला फीड है तो उसको तो कोई ट्रे में रख करके, मिट्टी के बर्तन में रख करके नीचे रखना चाहिए, 4 जगह कम से कम 4 जगह। और समय निश्चित होना चाहिए, समय और स्थान ज्यादा परिवर्तित नहीं करना चाहिए। यदि एक बार आपने समय परिवर्तित कर दिया या स्थान परिवर्तित कर दिया तो दोनों केस में क्या होगा, मछली तो अपने निश्चित समय पे और निश्चित स्थान पे भोजन करने आएगी, लेकिन उसे भोजन नहीं वहां पे रहेगा तो लौट के चली जाएगी। फिर उसको जब आप दोबारा देंगे तो उसका सेंसरी ऑर्गन इतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, उसको सीखने में 5-6 दिन लग जाएंगे, 1 हफ्ते लगेंगे। तो 1 हफ्ते लगेंगे, फिर आप फीड देते नहीं, वो सड़ता रहेगा, फिर वो खाद का काम करेगा, मछलियों से नहीं खा पाएंगे। तो ये सब बातें भी बहुत महत्वपूर्ण है, छोटी छोटी हैं लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे आप कह रहे थे ना छोटी छोटी समस्याएं, वैसे ये छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। तालाब के किनारे आम का वृक्ष वगैरह लगा सकते हैं तालाब के किनारे। आप तो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश में रहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आम का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। अगर हानि होगी तो नहीं लगा। हाँ, तो हानि है ना, तो हानि मैं बता देता हूँ आपको। तो जैसे एक तो उसकी जड़ें काफी गहराई तक जाती हैं और साइड में भी निकलती हैं, तो आपके बंध को तोड़ सकती हैं, तो आपका बंध कमजोर हो जाएगा। एक तो ये है, और बहुत सारे पानी में घुलने वाले चाहे मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो आम का पौधा ले लेगा, उसकी जड़ें ले लेंगी, तो आपकी उत्पादकता कम हो जाएगी। और तीसरा, वो चिड़ियों के लिए बहुत अच्छा शेल्टर होगा, वहाँ पे चिड़िया रहेंगी तो आपकी आधा से ज्यादा मछली वो खा जाएंगी। अब आपका मन है तो लगाइए, नहीं मन है तो मत यही जानकारी नहीं। बस 2 तरह के पौधों का रिकमेंडेशन है, मतलब फल वाले, केला और पपीता। केला और पपीता आप लगाएंगे तो उससे फायदा होगा। केला और पपीता। हाँ, बाकी और कुछ लगा रहे हैं तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। एक सहजन के विषय में सब बता रहे हैं। हैं? सहजन कौन बता रहे थे? जो बता रहे थे उनसे पूछिएगा। ठीक सर। जो बता रहे थे उनसे पूछिएगा। सर मोरिंगा के क्या डिमेरिट है? वही सहजन मछली तथा उनके शिशुओं का व्यवहार सीधे तौर पे तापमान से प्रभावित होता है। तापमान सब मछलियों को अफेक्ट करता है। तापमान परिवर्तन एक स्वतंत्र कारक है जिसमें हम लोग का ज्यादा बस नहीं है। हम लोग ठंड को गर्मी में थोड़े परिवर्तन कर लेंगे। अमेरिका तो बारिश करवा लेता है, जब बारिश नहीं होती है। हम लोग भी अब शुरू कर दिए हैं, हम लोग बारिश करवा लेते हैं, जैसे कहीं जरूरत है और बहुत फार्मर रीच है, जैसे टाटा वगैरह लोग फार्मिंग करवाते हैं, तो जब जरूरत होती है, बारिश नहीं होती है तो वो लोग हेलीकॉप्टर से बारिश करवा लेते हैं। अमेरिका में तो सब होता रहता है, लेकिन ठंड को गर्मी, गर्मी को ठंड में वो लोग भी नहीं बदल पाते। तो ये स्वतंत्र कारक है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए आप तालाब की गहराई ठीक रखें। गहराई बहुत ज्यादा गहरा भी सही नहीं है तालाब, 2 मीटर से ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। पानी के लिए लिखा है 1.2 से 1.7 मीटर पानी का लेवल मेंटेन करना है। तो इतना लेवल मेंटेन होता है तो ठंड के दिन में बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होगा और गर्मी के दिन में ज्यादा गर्म नहीं होगा। जैसे अभी कितना 16 डिग्री टेम्परेचर आ रहा था ना मुंगेर का, तो एटमॉस्फेयर का था। पानी का टेम्परेचर मेजर करेंगे ना तो थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, 17-18 के करीब होगा। और हो सकता है कि जैसे गर्मी मतलब धूप ज्यादा अच्छी होगी तो वातावरण का टेम्परेचर बढ़ जाए, पानी का थोड़ा कम हो जाए, लेकिन पानी के तापमान में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, वो स्टेबल रहता है यदि वाटर लेवल ठीक है। गर्मी के दिनों में तो जैसे 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है एटमॉस्फेयर का,
लेकिन पानी का हमने अभी आज तक 32 डिग्री से ज़्यादा मेजर नहीं किया अपने यहाँ। तो ज़्यादा से 32 डिग्री हमने टेम्परेचर मेजर किया है। कहाँ 42 डिग्री एटमॉस्फेयर का, कहाँ पानी का 32 डिग्री। तो वाटर लेवल यदि आप सही रखते हैं तो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ठंड में ज़्यादा कम नहीं होगा। इस समस्या के निदान हेतु यदि मान लीजिए कि पानी के लेवल से काम नहीं चलता है तो एरेशन करने से भी टेम्परेचर ठीक हो जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किस टेम्परेचर रेंज में मछलियों को सबसे अच्छा रहता है, किस टेम्परेचर से समस्या की शुरुआत हो जाती है। तो अनुकूल वृद्धि 26 से 29 डिग्री के बीच में होती है। अधिकतम पाचन दर 25 से 28 के बीच में होता है। जैसे भोजन 25 से 28 के बीच में खिलाएंगे तो इनको अच्छे से पचेगा। भक्षण में गिरावट 20 डिग्री से कम हो जाएगा तो भोजन आप देंगे वो मछली ज़्यादा नहीं खाएगी। 21 डिग्री से ज़्यादा होगा तभी भी। और भक्षण बंद 8 डिग्री से कम हो जाएगा टेम्परेचर तो आप भोजन दे करके आप खाद का काम करेगा, वो खाएगी नहीं मछली। 32 डिग्री से ज़्यादा होगा तभी भी ऐसा ही होगा। हैचिंग के लिए जो हैचरी चलाते हैं वहाँ पे 24 से 28 डिग्री के बीच में यदि पानी का तापमान है तो बहुत अच्छा हैचिंग के लिए है। और घातक मतलब मछलियाँ मर सकती हैं। 4 डिग्री से कम टेम्परेचर हो जाएगा तो मछली मर जाएगी, और ऊपर में 33 डिग्री से ज़्यादा होगा तभी भी ज़्यादातर मछली मर जाएगी, ज़्यादातर मास मॉर्टेलिटी हो जाएगी। तो कई बार मछलियाँ मरती हैं तो आप किसी को जैसे इन लोगों से कांटेक्ट करते हैं तो बिना देखे बोल देते हैं मछली ऊपर आ रही है तो अमोनिया हो गई होगी, चाहे ऑक्सीजन कम हो गई होगी तो ऑक्सीजन बढ़ा दो, जो भी उपाय है, चाहे ये दवा डाल दो अमोनिया कम करने के लिए। और समस्या ये है कि टेम्परेचर बढ़ गया है और निदान क्या है कि अमोनिया कम करने का निदान करवा रहे हैं। तो सही पहले पता होना चाहिए कि कारण क्या है। कारण यदि सही नहीं पता चलेगा और निदान कुछ और होगा तो उससे फायदा नहीं होगा और नुकसान होगा। समझ रहे हैं हमारी बात आप लोग? तो टेम्परेचर भी उतना ही घातक है। जैसे अमोनिया के कारण ही हमेशा मछलियाँ हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर से भी मछलियाँ मर जाती हैं, मास मॉर्टेलिटी होती है। ये पानी का ट्रांसपेरेंसी नापने के लिए है। ये जो दिख रहा है गोल सा डिस्क, वो उसको सैकी डिस्क बोलते हैं, जिसमें 2 व्हाइट और 2 ब्लैक बैंड्स हैं। उसको पानी में डालते हैं और जहाँ तक दिखाई देता है तो उसको उस डेप्थ को मेजर करते हैं। तो उसका मतलब ये है ना कि वहाँ तक लाइट अवेलेबल है, प्रकाश, सूरज का प्रकाश वहाँ तक जा रहा है। तो उसका रेंज 20 से 40 सेंटीमीटर है, कहीं लिखा भी होगा 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। यदि 20 सेंटीमीटर से कम सूरज की किरणें आपके तालाब में जा रही हैं तो समस्या है। 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा यदि हो रहा है, सूरज की किरणें जा रही हैं तो इसका मतलब आपका तालाब उत्पादन नहीं हो जाता, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। तो उसको ठीक करने के लिए दोनों अवस्थाओं में ये सब पदार्थों का प्रयोग, जैसे 20,000 से 30,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कार्बनिक खाद डालेंगे। यदि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है तब 5,000 से 6,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिप्सम। यदि ट्रांसपेरेंसी कम है तब, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है मतलब 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो खाद डालेंगे, और 20 सेंटीमीटर से कम है ट्रांसपेरेंसी तो जिप्सम डालेंगे या फिटकरी 25 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फिटकरी डालेंगे। ठीक है, तो इसे लाइट पेनिट्रेशन ठीक करना होगा। कितना टाइम तक लाइट अवेलेबल होना चाहिए? तो इसमें लिखा है 18 घंटे तक लाइट अवेलेबल करा सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं ना कि आपके तालाब का उत्पादन खूब ज़्यादा हो। तो रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लावक की मात्रा कम हो जाएगी। तो हम लोग चाहते हैं कि रात को भी वहाँ पे बल्ब लगा करके लाइट अवेलेबल करा करके फोटोसिंथेसिस कराया जाए। तो वो उसकी भी एक सीमा है, 6 घंटे अंधेरा होना चाहिए तालाब पे। तो इसके लिए लिखा हुआ है कि यदि आप लाइट का ही करना चाहते हैं तो 18 घंटे से ज़्यादा लाइट की अवेलेबिलिटी ना हो। अन्यथा गर्मी के दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 13 घंटे 13.5 घंटे सूरज का प्रकाश रहता है, और आजकल तो 10 घंटे भी मुश्किल से होता है ना। तो उतना तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तालाब में जल स्तर बढ़ाकर आप प्लवक युक्त अपारदर्शी पानी में मछली के बच्चों को इस समस्या से निदान पाया जा सकता है। तो जैसे लाइट का ज़्यादा कुप्रभाव पड़ रहा है
तो प्लवक ज़्यादा हो जाए, चाहे वाटर लेवल बढ़ा दिया जाए, तो मछलियों को और मछली के बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, सभी महत्वपूर्ण है, वैसे ऑक्सीजन को और ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी मात्रा 5 मिलीग्राम प्रति लीटर से ऊपर होनी चाहिए, खराब मौसम में भी इससे कम ना हो, और सैचुरेशन लेवल तक होना चाहिए। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 100% ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल होता है, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस में करीब 8 मिलीग्राम प्रति लीटर के करीब ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो मेजर करने पे 20 डिग्री टेम्परेचर पे आपको 9 mg पर लीटर ऑक्सीजन मिलती है, तो इसका मतलब सैचुरेशन लेवल से ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो वो सही नहीं है। ज़्यादा ऑक्सीजन होना भी ठीक नहीं है। और 100% है तब तो बहुत ही अच्छा है, बाकी थोड़ा बहुत कम है तो चलेगा। और कोशिश तो ये करनी चाहिए कि सैचुरेशन लेवल तक मेंटेन हो। तालाबों में प्राथमिक रूप से प्रकाश संश्लेषण, द्वितीय रूप से हवा के मिश्रण द्वारा ऑक्सीजन का क्या उत्पादन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण से 90 से 95% ऑक्सीजन बनती है। बाकी हवा वगैरह से, चाहे हम एयरेटर चलाते हैं, उसे हम 5% बढ़ा पाते हैं। तालाबों के जल से ऑक्सीजन का उपयोग प्रथम या प्लवकों को श्वसन, जो ऑक्सीजन पैदा करते हैं सबसे पहले वही ऑक्सीजन लेते हैं, फिर जब उनसे बचता है तो मछलियों को मिलता है, फिर उनसे बचता है तो जो तल पे रहने वाले जीव जंतु हैं उनको मिलता है, फिर उसके बाद में ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन में जाता है। तो इस तरह से एरेशन करने का है। यदि कभी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो तो एरेशन करके किया जा सकता है कि रात को चलाने में ज़्यादा किया फायदा। जाता है सर, रस्सी से ऐसे करते हैं। हाँ, पानी में जैसे हलचल हो, जैसे डंडे से पीट करके भी किया जाता है। पानी में हलचल क्रिएट करेंगे तो ऑक्सीजन, या तो जाल भी चला सकते हैं सर। जाल चला के भी हो जाता है, बिल्कुल सही है। केला का भी वो पत्ते डाल दिए जाते हैं तो उससे भी ऑक्सीजन बढ़ती है। तो सभी उपाय हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन के जैसे, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन नहीं बनेगी। तो CO2 होना भी अति आवश्यक है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 20 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होनी चाहिए। दिन में तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती ही नहीं है, जीरो हो जाती है, वो सब ऑक्सीजन बनाने में यूज हो जाती है प्रकाश संश्लेषण में। तो आप वहाँ पैदा होती रहती है, जीव जंतु हैं सारे रेस्पिरेशन करते हैं तो उससे CO2 बनती है। ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है, उससे भी CO2 बनती है। तो कभी इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई तो उसको ठीक करने के लिए इसके लिए भी एरेशन करके सही किया जा सकता है। पीएच महत्वपूर्ण है। जनरली पीएच कम होता है, शुरू में तो पीएच ठीक रहता है, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर जमा होने से पीएच कम होने लगता है, तो चूना डाल के ठीक किया जाता है। 4 बार चूना डालना चाहिए हर सीजन बदलने से पहले, ठंड शुरू होने से पहले, गर्मी शुरू होने से पहले, बरसात शुरू होने से पहले, और एक बार जब आप शुरुआत कर रहे हैं। तो इस तरह से, और 1 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से, हेक्टेयर में लिखा हुआ है। सूखा चूना डालना चाहिए, कोई लोग घोल के चूना डालते हैं। 7 काम होते हैं चूना के, यदि आपने घोल दिया तो 4 काम पहले ही पूरा करवा लिया, तो 3 काम के लिए डाल रहे हैं। और यदि पूरा का पूरा काम चाहते हैं चूने से, तो ऐसे पाउडर जैसे वो डाल रहे हैं वैसे डालना चाहिए। पीएच के लिए भी है अलग में। पीएच में क्या हो जाता है, 4 पीएच हो गया तो मछली ज़्यादातर मर सकती है। तो एक ये भी समस्या है, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा कम होने से, ज़्यादा होने से, इसमें पीएच कम होने से, खूब ज़्यादा होने से, दोनों में भी मरती है मछली। 6.5 से 9 के बीच में, 6 से 9 लिखा है तो भी चलेगा। 6.5 से 9 वैसे बेस्ट है, वो वृद्धि के लिए उत्तम है। अमोनिया हो जाती है, मछलियां अमोनोटेलिक हैं, उनका अवशिष्ट पदार्थ अमोनिया के रूप में पैदा होता है, तो अमोनिया तो बनेगी ही बनेगी। और फिर अमोनिया, लेकिन ऑक्सीजन ठीक है ना, तो थोड़ी देर में नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वो अच्छा फॉर्म है। तो ऑक्सीजन इसको ठीक करने के लिए आवश्यक है। और अमोनिया की संतुलित मात्रा सीधे तौर पर पीएच तापमान के साथ बढ़ती है। तापमान और पीएच ज़्यादा ना हो। पीएच ठंड के दिन में ज़्यादा हो जाता है, पीएच ठंड के दिन में ज़्यादा हो जाता है। तो पीएच के कारण ठंड में अमोनिया बढ़ती है और गर्मी के दिन में तापमान के कारण बढ़ती है।
दोनों टाइम प्रॉब्लम है। तो इसको भी ठीक करने के लिए एरेशन करने के लिए भी यहाँ पे लिखा होगा। इसको सीमित आहार दर, नियंत्रित पीएच या गुणवत्ता युक्त जल के प्रवेश द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। फिर नाइट्राइट, अमोनिया का दूसरा फॉर्म है नाइट्राइट। तो ये भी एक तरह से हानिकारक होता है और इसकी मात्रा के लिए भी लिखा हुआ है कि 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होनी चाहिए इसकी मात्रा, और 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर हो गई तब तो एक ब्राउन ब्लड डिजीज हो जाता है, जो उसका खून है ब्राउन रंग का हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए वही घुलित ऑक्सीजन की मात्रा से ठीक किया जा सकता है। और दूसरे जो उपाय हैं, फीड कम कर देना चाहिए। यदि इन सब की समस्या आ रही है, अमोनिया की, नाइट्राइट की, नाइट्रेट की, तो फीड की क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए। और ज़्यादा समस्या है तो थोड़े दिन बंद भी किया जा सकता है। और एरेशन करके ठीक कर सकते हैं, गुणवत्ता युक्त जल का प्रवेश करा करके ठीक कर सकते हैं, पीएच की औसत मात्रा करके नाइट्राइट की मात्रा को ठीक कर सकते हैं। जैविक कारक में मुख्य रूप से मछली का आहार है, पादप प्लवक है, मछली का घनत्व है, इसके बारे में भी बात हो रही थी। जलीय वातावरण में प्रयोग होने वाले आहार के लगभग 80 से 85% पोषक तत्व मुख्यतः उपापचय उत्पादों जैसे फास्फेट, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जल में शामिल हो जाते हैं। तो जो भी हम फीड खिलाते हैं तो उसे अल्टीमेटली क्या होगा, फास्फेट की मात्रा पानी में बढ़ेगी, अमोनिया की मात्रा पानी में बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पानी में बढ़ेगी। तो आहार की मात्रा बढ़ाने पर अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। तो हम जितना भोजन ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ पैदा होगा वहाँ में। तो इसलिए घनत्व ठीक रखना होगा। आहार की दर संतुलित होने से अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा कम रहती है। तो फीड की क्वांटिटी बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस होने का मतलब ना इतना ही फीड दिया जाए कि मछलियां 15 मिनट के अंदर सब खा लें। 15 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है खाने में तो इसका मतलब आपने ज़्यादा फीड दे दिया। तो विद इन 15 मिनट वो खत्म हो जाना चाहिए। जैसे जल में कभी कभी झाग होने लगते हैं तो पादप प्लवक तथा पादप प्लवक के घनत्व को कम करने के लिए शैवाल नाशी कभी कभी इस तरह के केमिकल का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कॉपर सल्फेट का यहाँ पे लिखा हुआ है। हालांकि डायरेक्ट यूज करना रेकमेंडेड नहीं है। तो उसको कपड़े की पोटली में बांध करके और बांस के डंडे में लटका दिया जाता है कि धीरे धीरे पानी में घुलता रहे, तो उसे एल्गी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इस तरह के केमिकल डालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपका तालाब इतना बैलेंस हो कि एल्गी की मात्रा उसमें ज़्यादा ना हो कि दवा से उसे कंट्रोल करना पड़े। तो सिल्वर का डाल करके उसे ठीक कर सकते हैं। मत्स्याहार के प्रयोग द्वारा उत्पन्न अपशिष्टों के कारण जल की गुणवत्ता में जो गिरावट होगी उसे कम करने हेतु अन्य पदार्थों की तुलना में सुरक्षित स्तर पर मत्स्याहार की मात्रा को सीमित करना ज़्यादा उचित है। कि समस्या पैदा हो रही है तो उसके जो समस्या के कारण है उसका निदान करिए, ये नहीं कि समस्या के लिए बाहर से कोई मेडिसिन यूज करें। तालाबों में मछलियों के घनत्व को भी सीमित रखना चाहिए जिससे जलीय गुणवत्ता में संतुलन बना रहे। तो उनकी संख्या सही करके हम लोग वाटर क्वालिटी ठीक रखेंगे। तो कुल मिला के जो ये टॉपिक था उसका सारांश ये है कि जल की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है, उसे संतुलित करके रखना चाहिए। बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और मत्स्य का उत्पादन बढ़ेगा। तो सभी को जल की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के बारे में जानना चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो आपको काफ़ी फैक्टर्स के बारे में पता चल गया होगा कि कौन कौन फैक्टर को हमें नियंत्रित रखना है ना। फिर साथ ही यदि किसी कारक के कारण जलीय गुणवत्ता प्रभावित हो रही है तो उसे ठीक करने हेतु तो विभिन्न उपायों को जानना भी नहीं आवश्यक है। तो वातावरण में सीमित मत्स्य घनत्व, सीमित आहार दर रखने, ताजे पानी के समावेश से जल की गुणवत्ता को संतुलित होने से बचाया जा सकता है। तो ये सब उपाय हैं। तो आज तो बस इसी बारे में हमें आपसे चर्चा करनी थी। थैंक यू। अब आप लोग का कुछ कोई प्रश्न हो तो जल्दी से पूछ लीजिए। सर एलगी क्या होता है?
एलगी भाई जो पादप लॉग होते हैं ना उन्हीं को एलगी कहते हैं। पानी एलगी का काई जब को रंग कहते हैं हरा हो हिंदी गया, में। पानी का रंग हरा हो गया तो उसमें एलगी ज्यादा हो रहा है। देख लो कितना कजरी कजली कजली जरा कजली नहीं हो रहा हाँ, बोलिए। सर आपने कहा कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पचा पाती मछली, तो उसके लिए जैसे जो भी हम लोग कॉमर्शियल फीड भी लेते हैं उसमें भी वीट लाइक जैसे गेहूँ हो गया, चावल का वो जो मिक्सचर होता है जब हम लोग उसको करते हैं तो उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए एज कम्पेयर टू मतलब जैसे खल्ली के साथ देते हैं हम लोग। जैसे वो जो देने का उद्देश्य है ना, एक तो बाइंडर का काम करता है और थोड़ा फीड कॉस्ट कम होती है, उसके कारण होता है। और उसमें भी थोड़ी बहुत प्रोटीन की मात्रा होती है, 12 से 14% की कमी होती है, तो हम लोग प्रोटीन के लिए उसको देते हैं। और बाकी ये जानते हैं कि जो इसमें कार्बोहाइड्रेट है वो मछली यूजलेस है, कुछ लेवल तक पचा लेती है। जैसे वो स्टार्च है तो स्टार्च सेल ग्लूकोज लेवल तक डाइजेस्ट हो जाएगा, ग्लूकोज के बाद यूजलेस है, तो स्टार्च से ग्लूकोज तक का जो एनर्जी होगी वो मिल जाएगी मछली को, बाकी ग्लूकोज के बाद यूजलेस है। हम लोग तो ग्लूकोज से CO2 लेवल तक डाइजेस्ट कर लेते हैं, हमारे पास एंजाइम है, मछलियों के पास वैसे वाले नहीं है, थोड़े बहुत हैं वो, तो उस लेवल तक हो जाता है, स्टार्च से ग्लूकोज लेवल तक, फ्रक्टोज लेवल तक। सर देसी खाना में प्रोटीन किसमें से ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू मतलब जो हमारे पास रहता है किसान के पास? नहीं, देसी खाने में तो सरसों की खाली ठीक है, जो खलियां हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा काफी अच्छी होती है, खलियों को प्रोटीन एज ए यूज किया जाता है। तो जैसे सोजीना होता है ना सर, मोरिंगा, तो हम लोग उसके पत्ते सहजन। हाँ सहजन जिसको कहते हैं, तो उसके पत्ते का पाउडर बनाता हूँ, उसको फीड में देता हूँ, तो वो मतलब अलग ही ज़्यादा क्रिएट करता है, बट उसमें भी बहुत कैल्शियम रहती है, प्रोटीन हाँ, रहती है, एमिनो एसिड माइक्रो रहती है। न्यूट्रिएंट्स उसमें रहेंगे, हाँ। और थोड़ा बहुत प्रोटीन उसमें भी है, 8% के करीब शायद प्रोटीन है उसमें, और बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए उसे यूज किया जाता है। और तो जो कार्बोहाइड्रेट होगा तो वो तो ज़्यादा मछली नहीं पच पाएगी। और सर लेगुमिनस प्लांट में जो से लत्तर वाली फसलें होती है उसमें कौन कौन से लत्तर यूज कर सकते हैं हम लोग पोखर? तो जैसे अगर मतलब हमको इंटीग्रेटेड फार्मिंग करना है तो कुछ वैसे फसलें होती है तो उसमें तो सिंघाड़ा है, वो जो कर्मी है, जो कर्मी के साग के लिए, लेकिन उसमें ग्रास कार्प नहीं डालेंगे फिर, जब ये सब करेंगे तो ग्रास कार्प नहीं डालेंगे। ग्रास कार्प तो नहीं हम लोग के साइड कल्चर है वैसे, नहीं तो रेहू कतला मिड़का होता है जो नहीं, नीचे में। ग्रास कार्प भी वैसे डालना चाहिए, लेकिन जब ये सब कर रहे हैं aquaponics वाला जो आप कह रहे हैं ना, aquaponics हुआ, तो उसमें ग्रास कार्प नहीं डालेंगे तो हो जाएगा, ज्यादा कर रहा है हाँ, वो पूरा खा जाएगी, अरे हवा दे रहा है। बचेगा ही नहीं। देखना है देखना है। ठीक है, तो चला जाए। सर चाहिएगा क्या है, बायोफ्लॉक के बारे में दूसरा सर बताएंगे क्या? हाँ, दूसरा बताएंगे ना, सब कुछ हमसे थोड़ी जानते हैं। कहाँ है देखिए सर, तालाब खाने वाला तो कम है हम लोग के साथ, लेकिन बायोफ्लॉक वाला कुछ दिमाग में हाँ, तो बताएंगे इसमें लिखा होगा प्रोग्राम में। हम तालाब के हाँ, लिए हाँ। आपको ले भाड़ा ले भाड़ा बोल रहे हैं सर अच्छा क्या बोलते हैं, चाव बोलते हैं आप लोग। तो वैसे मछली डाल के करिए, उसमें तो उसमें